Hello, my dears. Let's revise rotation, the long awaited chapter today, in a fastest and most efficient manner. All details are covered over here. देखो रोटेशन और ट्रांसलेशन के जो वेरिएबल्स हैं ना उनकी एनालॉजी कुछ हद तक सेम है. देखिए आप जहाँ वहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की. इनिशियल वेलोसिटी, initial angular velocity, acceleration and angular acceleration. So वहाँ हम लिखते थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह अब ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लिखते थे. अब इसको तब यूज़ करते हैं जब टाइम के बारे में आपको ना बताया गया हो. एस एन एथ का भी इक्विवेलेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एन एथ सेकेंड आप लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1. एन होल नंबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. 2.5 सेकेंड भी कोई आपसे पूछ सकता है, तो 1.5 सेकेंड से लेकर 2.5 सेकेंड वाला समय आपको यूज़ करना होगा. कई सवालों में जब एक्सेलरेशन नहीं दिया होता, ये फॉर्मूला बड़ा काम दे देता है. ये यूजुअली बच्चों को नहीं पता होता. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 टाइम्स टाइम टेकन. यहाँ हमको दो इक्वेशन नहीं लगानी पड़ेंगे. अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया तो एक ही से काम चल जाएगा माय डियर्स. स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा होता है यू स्क्वायर बाई 2a, है ना. अगर स्पीड इस तरफ हो और एक्सेलरेशन इस तरफ हो तो बॉडी कुछ दूर जाके रुकती है, फिर पलटी मार के आती है. वो कितनी दूर रुकती है? यू स्क्वायर बाई 2a दूरी पर रुकती है. इसी तरीके से आपका जो एंगल टर्न होगा, अगर आपका ओमेगा एक सेंस में है और एंगुलर रिटार्डेशन अपोजिट सेंस में है, वो आपको मिलेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 अल्फ़ा से. अब यहाँ ये वो बात करी गई है कि पहले अल्फ़ा एक्सेलरेशन था और बीटा रिटार्डेशन था. बड़ी स्टैंडर्ड बात होती है. तो वी टी ग्राफ ऐसे बनता है, वी टी ग्राफ आपका ऐसा बनता है. यहाँ ओमेगा टी ग्राफ ऐसा बनेगा. यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको अब कैसे मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा टी स्क्वायर. और मैक्सिमम वेलोसिटी ये वी टी ग्राफ को सॉल्व किया जाता है. एक साइड का स्लोप अल्फ़ा, एक साइड का बीटा लिया जाता है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिल जाती थी अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा. Similarly, here that graph will be for angular velocity versus time. ओमेगा मैक्स होगा वो अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा. तो कई सारी स्टैंडर्ड बातें. अगर आपका रोटेशनल काइनेमैटिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप सिंपल लीनियर काइनेमैटिक्स में अगर एनालॉजी सोच के काम करते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है माय डियर्स. अब ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सवाल कई बार पूछा जाता है कि दो पुलिस के ऊपर से कन्वेयर बेल्ट चल रही है ना, और ये वाले व्हील का ओमेगा अल्फ़ा और इस व्हील का ओमेगा अल्फ़ा हमें अलग दिया होता है. तो यार जो ये टेंजेंशियली बेल्ट चल रही है ना, यहाँ की वेलोसिटीज एक्सेलरेशन सेम होंगे. तो इन्हें रिलेट करना है तो ओमेगा 2 इंटू स्मॉल आर विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू कैपिटल आर. And similarly, tangential acceleration alpha 2 into small r will be equal to alpha 1 into capital R. अब ये बड़ा स्टैंडर्ड सा सवाल है कि पुली ब्लॉक सिस्टम में, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में SHM में आप एक हैवी पुली ऐड कर दे तो 2π√m/k तो तुमने याद करा ही है ना दोस्तों. इसका भी पुली का भी इनर्शियल इक्विवेलेंट हम ऐड कर देते हैं I/r² ऊपर. यहाँ m की जगह अब आपको m प्लस I/r² लिखना है. बाकी फॉर्मूले की शक्ल वैसी ही है. ये बात आपको ध्यान रहे तो सवाल जल्दी हो जाएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं.
कई सवाल आपके ऐसे आते हैं कि आपने रॉड को रिलीज़ किया, जब वो हिट कर रही है उसका क्या ओमेगा है, या किसी पॉइंट की वेलोसिटी पूछी जाती है। इन सब सवालों को एनर्जी कंजर्वेशन से हम कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम हिंज के अबाउट अगर लिख रहे हैं तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2i, जैसे वहाँ पी स्क्वायर बाई 2m लिखते थे। यस, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, एम जी डेल्टा एच सी एम। ये ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया है। तो जब आपने इसको रिलीज़ किया और रॉड ऐसी हो गई, सेंटर ऑफ मास L/2 नीचे आ जाता है, GPE MgL/2 कम हो रही है और वो सारी KE में जा रही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंड से हिंज किया तो mL²/3 लिखा जाता है बच्चों। और यहाँ पर ओमेगा में मिल गया √3g/L। अब हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बता सकते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, रोलिंग मोशन की अगर बात होती है तो रोलिंग मोशन को कॉम्बिनेशन माना जाता है दो चीज़ों का। रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एज वेल एज रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो हर पॉइंट को वेलोसिटी इन दोनों कारणों से दी जाती है। जब बॉडी ट्रांसलेट करती है माय डियर्स, तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, अगर हम रोटेशन का सिर्फ इफेक्ट कंसिडर करें तो सेंटर से दूरी के हिसाब से आर ओमेगा लिखेंगे। यहाँ मान लेते हैं L/4 दूरी है, तो आप ओमेगा L/4 लिखेंगे। एंड के लिए ओमेगा L/2 लिखेंगे। ये वाली साइड इस तरफ रोटेट हो रही होगी। अब जब आप रोलिंग लिख रहे हैं तो आपको ये वाली वेलोसिटीज भी देनी है और ये वाली भी देनी है, इनका रिजल्टेंट लिखना है। तो v आगे और घूमने के कारण ओमेगा L/2 भी आगे। सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट v आगे और घूमने के कारण ओमेगा L/4 भी आगे। सेंटर ऑफ मास पे ओमेगा का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ओमेगा आर ओमेगा जब हम लिखते हैं तो वो सेंटर ऑफ मास से ही दूरी देख रहे होते हैं। अब इस पॉइंट पे v तो आगे है, लेकिन घूमने के कारण ओमेगा L/4 पीछे है। लाइकवाइज यहाँ v तो आगे है, लेकिन घूमने के कारण ओमेगा L/2 पीछे है। ऐसी किसी बॉडी की KE कैसे लिखे, ट्रांसलेशन वाला टर्म लिखेंगे हाफ mv/cm², और रोटेशन वाला टर्म लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप कहोगे आई किसके अबाउट लिखना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना है। एनी बॉडी विच इज फ्री टू रोटेट विल रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। अगर आपने उसको हिंज नहीं किया हुआ है, इट इज फ्री टू रोटेट, देन माय डियर्स इट विल रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। अब ये एक बॉडी अगर रोल कर रही है तो उसमें फिर से हम ये बात कर लेते हैं, स्फेरिकल बॉडीज हमें काफ़ी कंसिडर करनी होती है, राउंड शेप की, रिंग, डिस्क। यहाँ ट्रांसलेशन की सबके पास v वेलोसिटी आएगी। घूमने के कारण आर ओमेगा टैंजेंशियल सबको मिलेगी। और जब आप रोलिंग ले रहे हैं तो आप दोनों का रिजल्टेंट लेंगे। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो जाती है v+r ओमेगा, बॉटम मोस्ट की भी वेलोसिटी हो जाती है v-r ओमेगा, और बाकी यहाँ पे v और r ओमेगा परपेंडिकुलर है इन दोनों जगहों पे। अब ये बॉडी स्लिप कर रही है या नहीं कर रही, या किस तरफ स्लिप कर रही है, ये देखा जाता है बॉटम मोस्ट पॉइंट से। बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास हमने अभी देखा v आगे है और r ओमेगा पीछे है। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो लोएस्ट पॉइंट सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, वो स्लिप नहीं कर रहा। लेट अस वी आर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोलिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस। ठीक है, ग्राउंड टाइप का सरफेस है, चलते हुए सरफेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर आर ओमेगा वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, हम बोलेंगे इट इज़ रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। स्लिपिंग बैकवर्ड हो रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। अगर v/cm ज़्यादा है r ओमेगा से
तो हम कहेंगे रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है। और अगर स्लिपिंग आगे की तरफ हो रही है फ्रेंड्स, तो बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। ये स्टैंडर्ड सी बात है, पूछ ली जाती है। देखो अगर रोलिंग है तो v ट्रांसलेशन के कारण और घूमने के कारण भी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये v, ये v, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो p की नेट वेलोसिटी आ जाती है 2v cos थीटा बाई 2। ये बात तुम्हें अगर याद रह गई तो एग्ज़ाम में तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। v और v, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो अगर ऐसा कहीं पे पॉइंट है तो उसमें नेट आ जाता है 2v साइन थीटा बाई 2। अब बच्चों अगर हम देखें तो ये जो टॉप ये वाली लाइन पे जो पार्टिकल्स है ना, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो ये 1 2 3 4 5 में अगर हम कंपेयर करें, यहाँ v प्लस आर ओमेगा हो रहा होगा, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। r इस दूरी को कह रहे हैं हम। वेलोसिटी ऑफ 2 इज़ ग्रेटेस्ट। अब 5 में आर ओमेगा में कुछ एंगल आ गया तो कुछ कम रिजल्टेंट होगा। अच्छा, अब यहाँ आर ओमेगा वाला जो कंपोनेंट है ना वो कट रहा है, नीचे वाले हाफ के लिए वो आर ओमेगा वाला कंपोनेंट कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो पहले सबसे ज़्यादा 2 की होगी, फिर 5 की होगी, उसके बाद सेंटर ऑफ मास की होगी। सबसे कम इस 3 की होगी, क्योंकि यहाँ तो पूरा पूरा ही अपोजिट है v और आर ओमेगा। यस और नो? अब 1 के बाद किसकी होगी? 4 में देखिए v इधर है, आर ओमेगा इधर है। 1 में v इधर है, आर ओमेगा इधर है। यहाँ सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम इधर है। बॉटम मोस्ट पॉइंट की तरफ आप जाएंगे तो सबसे कम है वेलोसिटी। आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा किसकी है? टॉप मोस्ट पॉइंट की है, v भी आगे और आर ओमेगा भी आगे। सबसे कम किसकी है? बॉटम मोस्ट की है, v माइनस आर ओमेगा है इसकी वेलोसिटी। ओके। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम का अगर सवाल आए तो नेट टॉर्क भी हमें ज़ीरो करना है, नेट फोर्स भी हमें ज़ीरो करना है। टॉर्क किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट ज़ीरो करना जहाँ से ऑलरेडी कुछ फोर्स पास कर रही हो। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ज़ीरो करेंगे तो ये टेंशन इस तरफ घुमा रहा है T1 D1, और ये टेंशन इस तरफ घुमा रहा है T2 D2। ये बराबर हो जाएगा एफ नेट ज़ीरो की इक्वेशन तो आपको आती ही है बच्चों, T1 प्लस T2 इक्वल टू mg होगा। अब यहाँ पर रोटेशनल काइनेमैटिक्स की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, अगर मोशन यूनिफॉर्म है यानी कि ओमेगा कांस्टेंट है, अल्फा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट रहती है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको सीधे ओमेगा टी से मिलता है। एक्सेलरेशन में हम सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं क्योंकि ओमेगा वही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर की बात करते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें दो केसेस है, या तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो। अगर कांस्टेंट हो तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी वो सारी अप्लाई हो जाती है। अगर सवाल आपसे पूछे कि कितने रेवोल्यूशंस हो गए, तो दोस्तों थीटा निकाल के आप 2πn के बराबर कर देना। n विल बी योर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। यस, ये सारे रिलेशंस जो हमने पढ़े हैं काइनेमैटिक्स के लिए वो सारे वैलिड होंगे। उनका रोटेशनल इक्विवेलेंट है ना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। फाइनल ओमेगा का स्क्वायर माइनस इनिशियल ओमेगा का स्क्वायर इज 2 अल्फा थीटा। एंड दिस इज दैट रेयर इक्वेशन जो कि बच्चों को नहीं आती है। अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल बाय 2 टाइम्स टी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिख देना है 2πn। 2π में एक चक्कर, 4π में दो चक्कर, 2πn में
n चक्कर। अब अगर अल्फा वेरिएबल हो तो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। 3 स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपकी वही हैं, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, एंड ऑल्सो अल्फा इज ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अगर आपको थीटा दिया है ओमेगा के लिए आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और अल्फा के लिए एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर आपको अल्फा दिया है तो ओमेगा निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे और थीटा निकालने के लिए फिर से इंटीग्रेट करेंगे। कई बार सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि आपने रेस्ट से शुरू किया, आप अल्फा से एक्सेलरेट हुए, फिर आप ओमेगा से चले, फिर आप अल्फा 2 से रिटार्ड हुए या बीटा से रिटार्ड हुए। T1 तक एक्सेलरेशन, T2 तक रिटार्डेशन और T टाइम तक आप चले कांस्टेंट स्पीड से। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, ये जो भी ओमेगा है इसको यहाँ वाले स्लोप से आप देखेंगे तो आप अल्फा 1 को लिखेंगे ओमेगा बाई T1, अल्फा 1 को आप लिखेंगे ओमेगा बाय T1। ओमेगा टी का स्लोप देता है अल्फा 1। तो ओमेगा अगर इस साइड से देखेंगे अल्फा 1 T1 मिलेगा, दूसरी साइड से देखेंगे बच्चों तो अल्फा 2 T2 मिलेगा। हम कह सकते हैं अल्फा 1 T1 और अल्फा 2 T2 बराबर होगा, यहाँ एंगल टर्न होगा हाफ अल्फा 1 T1 स्क्वायर, यहाँ एंगल टर्न होगा ओमेगा टी, और यहाँ फिर से आप रेस्ट पे आ रहे हैं, यहाँ का एंगल टर्न आप हाफ अल्फा 2 टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अगर कहा जाता है कि दो पार्टिकल्स एक साथ चलना शुरू हुए हैं अलग अलग स्पीड से और कितने समय में आके वो दोबारा मिलेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे? आप एक को रोक के दूसरे को चलता हुआ मानिए, तो आप बोलेंगे v रिलेटिव इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कि 2πr है अपॉन टाइम t। यस, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको इस तरीके से निकालनी है। अगर हिंज के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो हर पॉइंट के लिए ओमेगा और अल्फा एंगुलर वेरिएबल्स तो सेम होते हैं, हर पॉइंट के लिए एंगुलर वेरिएबल्स तो सेम होते हैं, बट स्पीड एक्सेलरेशन ये अलग अलग पॉइंट के लिए अलग होगा। ट्रांसलेशनल मोशन में हर पॉइंट के लिए सेम होता है बेटा जी, सारी वेलोसिटीज। लीनियर टर्म्स विल बी सेम फॉर ऑल पॉइंट इन ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेरिएबल्स विल बी सेम फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। अब अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोलिंग हो रही है तो हम ACM आगे की तरफ मान लेते हैं। देखिए यहाँ फोर्स हमने सेंटर से कुछ इस तरफ लगाया तो सेंटर के अबाउट इस तरफ टॉर्क दे रहा है। अगर वो सेंटर के अबाउट इस तरफ टॉर्क दे रहा है तो आपको अल्फा इधर मिलेगा और आर अल्फा पीछे की तरफ मिलेगा। डिपेंडिंग ऑन आपका ACM और आर अल्फा में से कौन सा ज़्यादा है, आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन मिलता है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप कुछ भी अज्यूम करके सॉल्व करिए, अगर वो गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे तो अगर आपने बॉडी को रिलीज़ किया तो वो सिंपली स्लाइड करेगी, उसमें घूमने वाला कोई भी फैक्टर नहीं होगा और सारी वैल्यूज़ वैसी ही होंगी जैसे आप आज तक याद करते हैं। आपका एक्सेलरेशन इस तरफ g साइन थीटा होगा, आपकी बॉटम पे वेलोसिटी √2gh होगी। यस, और अगर आप यहाँ से यही v देते हैं तो आप किस मैक्सिमम हाइट तक जाएंगे? v²/2g तक जाएंगे। लेकिन अगर रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन होती है बच्चों तो रोलिंग करवाने वाला होता ही फ्रिक्शन है। आपने नीचे की तरफ भेजा, अब ओमेगा नीचे की तरफ आ गया, इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्लिपिंग प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन इधर लगता है और आपको ओमेगा इस सेंस में मिलता है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर ही रहता है। जब सारी इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन आता है g साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r²।
और v में भी यहाँ ये जो भी रिजल्ट है ना, इसमें अपॉन g की जगह आप इसको ऐसे लिख दो, g अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो आपका काम बन जाएगा। ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं कि कौन सी बॉडी पहले पहुंच रही है, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है वो पहले पहुंच जाएगी, जिसका एक्सेलरेशन कम है वो बाद में पहुंचेगी। अभी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे रिलेट किया जाए ये ध्यान से देखिए। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कुछ भी नहीं है बच्चों, ये कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यार। मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम mk² भी लिख देते हैं, यस और नो। तो फिर बताओ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए कितना आया, 2/5 आया। हॉलो के लिए 2/3 आ जाएगा, रिंग के लिए 1 आ जाएगा, mr² होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। डिस्क के लिए कितना आएगा, mr²/2 आ जाएगा। दैट्स इट। दिस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या नई चीज़ है, ये तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोफिशिएंट है माय डियर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेते हैं जिसके लिए आप लोग बड़े चिंतित होते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बस तसल्ली से स्टेट ऑफ माइंड को काम रखते हुए आपको एक एक वो बात इम्प्लीमेंट करनी है जो आती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ट्रांसलेशन को अपोज करने वाली टेंडेंसी होती है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन को अपोज करने वाली टेंडेंसी होती है बच्चों। तो जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए उसको रोटेट करना। ये किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी देखनी है। अगर आप मास फिक्स करके पॉइंट मास की बात करें, एक्सिस से दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, तो आई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आपको कुछ ऐसा वेरिएशन मिलेगा। और अगर आप दूरी सेम रख रहे हैं और मास बढ़ाते जा रहे हैं, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू एम। मास बढ़ाते जाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, घुमाने में आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। यस, पॉइंट मास के लिए आप mr² लिख दोगे, n मासेस होंगे तो सबके लिए इनका समिशन ले लेंगे हम। अगर 2 पॉइंट मासेस का सिस्टम है तो ये इस बार भी जनवरी जेईई मेंस में पूछा गया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो माय डियर्स, ये कैसे निकालोगे आप, पहले तो ये सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालोगे दोनों से, फिर m1r1² प्लस m2r2² लिखोगे। अगर ये सारी दूरी r है तो आप सीधे याद रखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μr²। म्यू रिड्यूस मास हम m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 फिजिक्स में कई जगह यूज़ करते हैं बच्चों। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी है जो नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपको रिजल्ट याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे कि लीनियर बॉडी को हम पॉइंट मासेस में ब्रेक करते हैं, एक्स पे गए, dx का एलिमेंट लिया और फिर इंटीग्रेट किया उसको, कहाँ से कहाँ तक, पूरी बॉडी कवर करने के लिए 0 से L तक। तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x² dm लिखेंगे। dm कैसे लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, सो dm विल बी लैम्डा dx। अब बच्चों रिजल्ट्स याद कर लेते हैं। रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, होता है ml²/12। एंड वाली एक्सिस के लिए होता है ml²/3। अगर सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस अल्फा पे इंक्लाइन हो गई तो ml²/12 sin² अल्फा हो जाता है, और एंड वाली अगर अल्फा पे इंक्लाइन हो गई तो ml²/3 sin² अल्फा हो जाता है। अब बात करें रिंग की, तो सेंटर ऑफ मास के लिए mr²। अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन की बात करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो 2mr² आ जाएगा।
और अगर डायमीटर की बात करें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं तो वो mr² का हाफ आ जाता है। अगर हम एक्स टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन की बात करें तो डायमीटर से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr² आ जाता है बच्चों। डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है। डायमीटर के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से mr²/4 मिलता है। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr² हो जाता है। और अगर टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन लगाए तो mr²/4 प्लस mr² 5/4 mr² हो जाता है बच्चों। अगर हॉलो सिलेंडर है ना, आपने रिंग को ही पकड़ के खींच दिया है तो एक्सिस के अलोंग खींचने से आंसर में फर्क नहीं आता। ये तो रिंग जैसी बात है ना, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ता है। हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास कितना दूर है इस पे डिपेंड करता है, तो रेडियली तो उतना ही दूर है मास। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है mr² अबाउट सेंट्रल एक्सिस। रिंग जैसी बात है यहाँ पर। और टेंजेंट अगर आप लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो 2mr² आ जाएगा। अब ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बच्चों को याद नहीं होता और ये जेईई मेन डायरेक्टली पूछ लेता है, किसी ना किसी फॉर्म में इस बार भी पूछा था। क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक हॉलो सिलेंडर है और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो आप रॉड वाला एलिमेंट लिखोगे और रिंग के डायमीटर वाला, दोनों एलिमेंट लिखना है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड वाला एलिमेंट लिख दिया ml²/12, इसके अबाउट वो एलिमेंट लिखा ml²/3। और रिंग के लिए डायमीटर वाले टर्म में इसके लिए लिख दिया mr²/2 और इसके लिए भी रिंग के डायमीटर के टर्म में लिख दिया mr²/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस। अब सॉलिड सिलेंडर क्या है, एक डिस्क नीचे खींची हुई है, तो आप इसको तो डिस्क की तरह सोच सकते हैं। यहाँ mr²/2 और फिर इसके लिए आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया प्लस mr², ये आ गया 3/2 mr²। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद होना चाहिए, जेईई मेन इसको पूछ लेता है। अगेन वन टर्म फॉर रॉड एंड वन टर्म फॉर डिस्क। नाउ डिस्क का डायमीटर, तो इसके लिए हुआ ml²/12 और दूसरे वाले इस एक्सिस के लिए एंड को रॉड के तरीके से देखने के लिए ml²/3 वाला टर्म हुआ। अब डायमीटर के लिए mr²/4 ही है, डिस्क के लिए दोनों टर्म्स। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास होता है 2/5 mr²। टेंजेंट के लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 7/5 mr²। इन सब टर्म्स को कई बार डेंसिटी के टर्म्स में भी कन्वर्ट करना होता है, तो आप मास से डेंसिटी रिलेट कर सकते हैं। हॉलो स्फीयर की सेंट्रल एक्सिस के अबाउट होता है 2/3 mr² और टेंजेंट के लिए हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो 5/3 mr² आएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब एक रेक्टेंगुलर प्लेट भी एक तरीके से रॉड को फैला दिया तो रेक्टेंगुलर प्लेट बन गई है, यस और नो। आप एक्सिस से परपेंडिकुलर वाली दूरियों को यूज करके रॉड का रिजल्ट लिख दीजिए। वही दूरी काम की है जो एक्सिस से परपेंडिकुलर है। अगर ये वाली दूरी देखें तो परपेंडिकुलर दूरी ये है। रॉड के लिए ml²/12 लिखते थे, यहाँ ma²/12 लिखेंगे। इसके लिए रॉड में हम ml²/3 लिखते थे, यहाँ ma²/3 लिखेंगे। Yes, my dear friends, we have to consider the distances which are perpendicular to the axis of rotation.
अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन आप ये दोनों एक्सिस के कारण जब लगाएंगे अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा m/12 a² प्लस b²। अगर स्क्वायर प्लेन है तो ए भी बराबर होगा ma² मिल जाएगा। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। अगर वो पॉइंट मास है तो आप r क्रॉस p से डायरेक्टली ही लिख सकते हैं, या तो r में हम p का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे या फिर p में r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की बात है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो आप चाहे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो तो सेम रहेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम आपको mv/r परपेंडिकुलर से मिलता है। अगला स्टैंडर्ड सवाल आता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। आपने u से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे और आपको एंगुलर मोमेंटम टॉप मोस्ट पॉइंट पे बताना होता है या किसी पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे बताना होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे v ये है u cos थीटा और इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर दूरी हो जाती है h max। तो यहाँ mv/r परपेंडिकुलर h max लिख दिया, आंसर आ जाएगा। पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे आपकी वेलोसिटी ऐसी हो जाती है ना, ऐसी हो जाती है। अब r आपका रेंज की दूरी आपको पता है, आप v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हैं mu sin थीटा इंटू रेंज, ठीक है। चाहे आप mv/r परपेंडिकुलर करिए या mr/v परपेंडिकुलर करिए, बात एक ही है माय डियर फ्रेंड्स। ये ज़रूरी है, दोनों स्टैंडर्ड बातें जो भी आपको बताई है। यहाँ दो और रिजल्ट्स आपके काम के बता देते हैं। जब ऑब्जेक्ट यहाँ कोलाइड करने वाला है तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो यहाँ के एंगुलर मोमेंटम का 4 टाइम्स होता है। एंगुलर मोमेंटम एट लैंडिंग इज 4 टाइम्स एंगुलर मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट। और जनरल फार्मूला अगर आपको यूज़ करना है किसी जनरल पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे निकालने के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं mgu cos थीटा t²/2। अगर प्योर रोटेशनल मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम को हम आई ओमेगा लिख देते हैं और के को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं या एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर/2 लिख सकते हैं। यस। अब अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहाँ होता है, तो बच्चों वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उन केसेस में होता है जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है पर सिस्टम में हमने कोई चीज़ चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ मैंने कुछ मास, मान लेते हैं अर्थ है, अर्थ का कुछ मास स्कूप आउट करके कुछ कंस्ट्रक्शन के कारण ऐसे कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, समथिंग लाइक दैट। तो मेरा मास मैंने एक्सेस से दूर कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा है, ओमेगा घटेगा और मेरा टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन बढ़ेगा। ऐसा काम चाइना ने 3 गॉर्जस डैम बना के किया। उसने इतना सारा वाटर अर्थ से इतना ऊपर लिफ्ट कर दिया कि कुछ माइक्रो सेकेंड से अर्थ का ड्यूरेशन बदल गया। फिर ये बात कही जाती है कि पोल की आइस अगर मेल्ट हो जाएगी तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो आइस मेल्ट करके ना यहाँ आएगी, पोल का रेडियस कम होता है और इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा होता है। बचपन में पढ़ते हैं ना, अर्थ ऐसे पिचकी हुई है थोड़ी सी, इट्स फ्लैटर एट द पोल्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो आपकी दूरी बढ़ गई है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है, ओमेगा कम होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब ये बात हो कि बैले डांसर्स घूमने के लिए अपने हैंड्स दूर पास करते हुए, जब नॉर्मली हम भी डांस करते हैं, टर्न करते टाइम हैंड्स को दूर और पास किया जाता है। जब हमें अपनी स्पीड कम करनी होती है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए हैंड्स को आउटवर्ड स्ट्रेच करते हैं।
और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना होता है, स्पीड बढ़ानी होती है, तो हैंड्स फोल्ड करके टर्न किया जाता है और रुकते टाइम हैंड्स खोले जाते हैं। ठीक है, ये तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वाली बात हो गई। और जो सवाल आते हैं वो ऐसे आते हैं कि रिंग घूम रही थी, उस पर दो मासेस रख दिए, या रिंग थी उसके ऊपर डिस्क जेंटली प्लेस कर दी, या डिस्क थी उस पर रिंग जेंटली प्लेस कर दी। तो ये सारे सवाल आपके एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से हो जाते हैं। Yes, this is the key highlight of rotation. And my dears, all the best. Put your best foot forward. May you rise and shine.